राना सनौला साहब, क्योंकि आप कानून के तालिब इल्म हैं, वकील भी हैं आप, इसलिए मैं एक आपसे इंटरनेशनल लॉ के हवाले से सवाल करने लगा हूँ। ये जो इजराइल ने और अमेरिका ने दोनों ने मिलकर एक इंटरनेशनल लॉलेसनेस फैलाई है और यूएन चार्टर की भी खिलाफ वर्जी कर दी है और इंटरनेशनल लॉ की भी खिलाफ वर्जी कर दी है, आपको नहीं लगता इसके बाद इंडिया जो है उसको भी इनकरेजमेंट मिलेगी? और उसने पहले भी वैसे इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करके तो इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी किया, आइंदा से वो भी कोई इस तरह का काम करेगा? क्योंकि उसको पता है कि यूनाइटेड नेशंस तो गैर मौसर हो चुकी है, जो मर्ज़ी करो। तो इस इंटरनेशनल लेवल पे जो लॉलेसनेस फैलेगी इसराइल और अमेरिका के अलायंस की वजह से, इसका पाकिस्तान को नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल, आपकी बात जो है वो दुरुस्त है, लेकिन मामला ये है कि अगर तो इसराइल की तरह इंडिया को भी ये महसूस होगा कि बस जी मैं जाऊंगा, जाके जो है वो बम बरसाऊंगा और बरसा के जो है वो वापस आ जाऊंगा और उसके बाद फिर जो मेरा दिल करेगा वो मैं करूंगा, और आगे से तो कोई जो है वो किसी की कैपेसिटी नहीं होगी बड़ी हाथ वो जो है वो 2-4 मिसाइल मेरी तरफ भेजेंगे और उसके बाद फिर मैं दोबारा जो है वो जाके जिस तरह से चाहूँगा दंदनाऊँगा। तो फिर तो इंडिया हो सकता है कि ये ज़रूर करे, लेकिन अगर उसे ये मालूम होगा कि जो मेरे साथ हुई है 7 और 6 और 7 मई को और उसके बाद हुई है 10 मई की सुबह को, तो आइंदा जो है वो उससे बढ़ के होगी, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसे इस किस्म की जितनी मर्जी मिसालें सामने देखने को मिले वो कभी इस तरफ जुर्रत भी नहीं करेगा। चलें, ये तो आपने बात सही किया, क्योंकि ये जो इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो इस हमले में हमें नज़र आ रहा है कि ईरान की जो एयर फोर्स है उसने कोई मौसर किरदार अदा नहीं किया। ना सिर्फ एयर फोर्स ने मौसर किरदार अदा नहीं हो सका, बल्कि वो जो उनके जहाज़ वहाँ पे आए हैं ये सारा बम बरसाने के लिए, तो वहाँ पे कोई जो एक सिस्टम होता है या जो कि होना चाहिए, कि ऐसा तो नहीं है कि जी 70 जहाज़ आए हैं उसके बाद 115 जहाज़ आए हैं और उसके बाद वो सारे जो हैं वो वापस चले गए हैं। नो डाउट कि ईरान ने जो इसराइल की फ़ौजी क़ुव्वत का जो भरम है वो तोड़ दिया, लेकिन उनकी जो फ़िज़ाई ताकत है वो अभी तक नज़र नहीं आई। हो सकता है ये भी कोई टैक्टिक हो, उन्होंने कहीं। भरल जी, हम तो हर तरह से ये चाहते हैं कि ईरान जो है वो अपनी पोजीशन को जो है वो हर तरह से बरकरार रखे। हमारा वो बरादर इस्लामी मुल्क है, हम तो हर तरह से तरह से चाहते हैं कि वो। अब राना साहब ये बताएं कि ये पाकिस्तान के अंदर भी तो अब ज़रूरत बढ़ गई है ना कि हम स्टेबिलिटी पैदा करें। दुश्मन जो है वो डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश कर रहा है और ये इसराइल जो है ये मई के महीने में इंडिया के साथ मिलकर हम पर हमलावर था, उनके ड्रोन जो हैं वो हम पर हमलावर थे। तो इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए आपको लगता है कि ये जो पाकिस्तान में एक सियासी पोलराइजेशन है इसका भी ख़ात्मा होना चाहिए? कैसे इसका ख़ात्मा हो सकता है? जी बिल्कुल, इसका ख़ात्मा होना चाहिए, और इसका ख़ात्मा जो है पॉलिटिकल पोलराइजेशन का ख़ात्मे का एक ही तरीका है कि सियासतदान या सियासी जमातें या वो टेबल पे बैठ के अपने जो भी इश्यूज़ हैं, हर किसी को किसी ना किसी मामले पे गिला होता है। अगर उनको 2024 का गिला है तो हमें भी हो सकता है 2018 का गिला उनसे ज़्यादा बड़ा हो, हमें 2013 का भी गिला हो। इसी तरह से किसी जगह पे वो अपना मौक़िफ़ रखते हैं, किसी जगह पे हम रखते हैं, लेकिन सियासी पोलराइजेशन जो है पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान तकरीबन 10-12 साल रही। ख़ात्मा उस वक्त हुआ जब लीडरशिप जो है वो बैठी और फिर चार्टर ऑफ जो है वो डेमोक्रेसी हुआ। मामला ये है कि जो सियासी क़ुव्वत, वो हम हो या कोई हो, जो टेबल पे बैठने को तैयार नहीं है वो ज़िम्मेदार है। पूरी कौम को उसे ज़िम्मेदार ठहराना चाहिए। आप लोगों को भी अपना वज़न जो है वो इस पलड़े में डालना चाहिए और आपको भी उन्हें ज़िम्मेदार जो है वो ठहराना चाहिए। जहाँ तक मेरी लीडरशिप का तल्लक है, मेरी जमात का तल्लक है, जब हमारे ख़िलाफ़ मुकदमात बन रहे थे, जब हमारी 40 सीटें छीन के जो है वो गवर्नमेंट बनाई गई थी इमरान खान साहब की, हम उस वक्त भी बैठने को तैयार थे, उस वक्त भी बैठ के मामला को रिज़ॉल्व करने को तैयार थे। हम आज भी हैं। आज से 2 हफ्ते कबल गालबन ये 9 या 10 मई की बात है, ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं आपके साथ टेबल पे बैठ के इशू रिज़ॉल्व करने को तैयार हूँ, बल्कि उन्होंने कहा कि आप मेरे पास ना आएँ, आप स्पीकर साहब के पास रोज़ वहाँ पे जाते हैं, चाय पीते हैं, बैठते हैं, मैं वहाँ पे आ जाता हूँ, आएँ बैठें बात करें और हर इशू के ऊपर बात करें।
तो मामला यह है कि इसके बगैर तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन वो जो है वो बैठने को तैयार पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं है, तो फिर ये जिम्मेदारी सारी उन्हीं के ऊपर आती है। तो राना साहब, इसमें फिर वो जो इमरान खान साहब ने एक पहले तहरीक चलाने का फ़ैसला किया, फिर ये जो खित्ते में सूरत पैदा हुई है तो उसको उन्होंने कुछ दिन के लिए डिले कर दिया है। तो फ़र्ज़ करें ये जंग अगर ख़त्म हो जाती है जल्दी, जैसा कि हम भी चाहते हैं कि आप भी चाहते हैं कि जंग जल्दी ख़त्म हो जाए, तो जैसे ही जंग ख़त्म होगी तो पाकिस्तान के अंदर एक नई जंग शुरू हो जाएगी। फिर वो कहेंगे हम सड़कों पे आ रहे हैं, आप उनको रोकने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम ये कहें भी कि भाई तहरीक इंसाफ जो है उसको चाहिए कि मुज़ाकरात की टेबल पर आए, तो वो कहते हैं जनाब कि हमें कहीं से इंसाफ ही नहीं मिल रहा, अदालतें हुकूमत के कंट्रोल में हैं। कि जब टेबल पे बैठेंगे तो फिर पता चलेगा इंसाफ का। यानी मामला ये है कि टेबल पे बैठ के तो मामलात ने रिजॉल्व होना है, कुछ दो और कुछ लो होना है, उसमें तो इंसाफ वाली बात ही कोई नहीं है। ना उन्होंने फैसला करना, ना हमने फैसला करना है। मामला ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को छोड़ें। वो बंदा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए उसने सियासत की, इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए से वो बरसे इक़्तिदार आया, अब भी वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी चाहता है, इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए से दोबारा बरसे इक़्तिदार आके तमाम सियासी जमातों का, सियासतदानों का ख़ात्मा करना चाहता है। इस बात से वो पीछे हटे, वो सियासतदान बने, सियासी जमात बने, सियासी जमातों के साथ बैठे। ये बात आप अंदाजे की बुनियाद पे कह रहे हैं या आपकी कोई मालूमात हैं कि वो बंदा इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए इक़्तिदार में आके सब सियासी जमातों का खात्मा करना नहीं? तो आगे उसका झगड़ा इस्टेब्लिशमेंट से किस बात पे हुआ है? इस्टेब्लिशमेंट को वो कहता था कि मेरा साथ दो, मैंने इन सब को ख़त्म करना है, मैंने इनको छोड़ना नहीं है। तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट इस हद तक उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी। इसके ऊपर उसका झगड़ा हो गया और उसने फिर कहा नहीं है कि जी मुझे अगर पता होता कि इन्होंने मेरे साथ एहतसाब के अमल में जो है वो ये मौक़िफ़ इख्तियार करना है तो मैं तो ये कर देता, मैं तो वो कर देता। वो एहतसाब क्या था? एहतसाब ये था कि सबको हमें सज़ाएँ देनी थी। मुझे उसने जो है वो हीरोइन के केस में जो है वो सज़ाए मौत देनी थी। यानी ये उसका प्रोग्राम था कि लोगों को कैपिटल पनिशमेंट्स देनी है। तो वो अपोजिशन एस्टेब्लिशमेंट ने साथ नहीं दिया, उसकी लड़ाई हो गई। तो राना साहब, आप पे तो इल्ज़ाम झूठा साबित हो गया, आज आप मेरे सामने बैठे हैं, आप कैबिनेट का हिस्सा हैं। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की सियासत में ये उतार चढ़ाव आता रहता है और अचानक कभी हालात बदलेंगे, वो फिर बाहर होगा, इक़्तिदार में होगा, आप फिर अंदर होंगे? तो फिर बात ये है कि फिर अब आप बताएं ना कि हमारे पास क्या हल है। हाँ। हम तो आज भी कहते हैं कि आओ बैठो, आओ बैठ के पॉलिटिकल इश्यूज़ को रिजॉल्व करो। अगर वो कहता है कि नहीं मैं तो इसी बात पे हूँ कि मैंने आपको छोड़ना नहीं है, तो फिर जब तक वो इस बात के ऊपर है, तो फिर जब तक हमारा फिर जोर चलेगा, वो उस वक्त तक तो हम उसे फिर नहीं आने देंगे ना। फिर ये तो बड़ी सीधी सी बात है। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब ने जो आखिर में बात की है, बड़ी काबिल गौर है। जो पाकिस्तान की सियासत में उतार चढ़ाव है, इसका आलमी हालात से भी बहुत गहरा ताल्लुक़ है। पाकिस्तान के सियासतदानों को ये सोचना चाहिए कि कब तक वो इस तरह एक दूसरे को जेल भेजने का जो सिलसिला है उसको जारी रखेंगे। अगर आपस में लड़ते रहे तो जो पाकिस्तान का बैरूनी दुश्मन है वो आप सबको कहीं किसी ऐसी जगह पहुंचाएगा जहां से हम कभी वापस नहीं आ सकेंगे। अल्लाह करे ऐसा ना हो और हमें समझ आ जाए, हम मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठें और बातचीत के ज़रिए अपने मसाइल हल करने की कोशिश करें।